हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है अबाउट फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले एग्रीकल्चर सीरीज में हम एक सेशन कर चुके हैं ऑन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्टेज अगर यूज़ करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हमें वैल्यू एडिशन करना है तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक स्कीम भी आई थी विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, राइट? वो भी हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। वो हमने कुछ मंथ पहले किया था। आज हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फूड स्टोरेज, बिकॉज प्रोसेसिंग सेकंड स्टेप है। देखिए, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। अदरवाइज काफी सारा वेस्टेज में चला जाता है। अगर हम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड सीरियल्स का जितना टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन होता है उसका 10 to 16% हमारा वेस्ट चला जाता है। क्योंकि वीट में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, अप टू 26%। इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये और भी ज़्यादा हाई है, दैट इज अराउंड 34%। राइट? तो अब ये वेस्टेज की अगर आप रीजन सोचेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कि ये फूड एंड ये तो पेरिशेबल होते हैं। अगर हम लोग इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज नहीं रखेंगे, अच्छा, तो ये तो खराब हो जाने। दूसरा इशू आता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन का इशू कब आएगा? जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर काफी दूर होगा, राइट? जैसे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो कहीं एमपी में और उसकी उस चीज की ज्यादा डिमांड दिल्ली में है, तो वहां तक पहुंचाने में इसका ट्रांसपोर्टेशन इशू आएगा। इसीलिए फिर हम लोगों ने किसान रेल करके भी लॉन्च किया था। उस रेल में जितनी भी कोच होंगी ट्रेन की वो सभी कोल्ड स्टोरेज की तरह वर्क करेंगी, राइट? ताकि ये जो पेरिशेबल हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको प्रॉपरली विथ उनकी क्वालिटी और फ्रेशनेस को मेंटेन करते हुए हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है? तो अभी तक हमारे यहाँ पर मोस्टली जो ये होता है स्टोरेज वगैरह का, ये इस तरह गांव में जैसा ट्रेडिशनली चला आ रहा है, अपने घर में ही स्टोर कर रहे हैं, खेत में बना लिया छोटा सा उसमें स्टोर कर रहे हैं। हमें मूव करना है इधर सिलॉस की तरफ। इन्हें कहते हैं सिलॉस। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम यहाँ पर, ये सिलॉस हैं बड़े बड़े। ठीक है? इसी को रिगार्डिंग न्यूज में भी चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है मेगा स्टोरेज प्लान। उसमें हम अंडर कोऑपरेटिव्स ऐसे बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएंगे। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने की बात की जा रही है। तो गांव में ये जो चलता था पहले, घर में स्टोरेज अभी भी अराउंड 60% अगर आप प्रोड्यूस देखोगे ना किसान का, तो वो अभी भी इसी तरह के स्टोरेज को प्रेफर करता है। क्योंकि हमारे पास वेयर हाउसेस कोल्ड स्टोरेज है भी बहुत कम, राइट? तो ये ट्रेडिशनली चलते हैं। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारे इधर एमपी में इनको कोठी कहा जाता है, राइट? उसी तरीके से अर्थिन पॉट्स वगैरह, संदूक, कचेरी, इस तरह के ट्रेडिशनल नेम्स हैं ये। इनके हर एक रीजन में अलग अलग होते हैं। अराउंड 60 to 70% जो फार्मर का आज प्रोड्यूस है वो अभी भी इसी तरीके से वो स्टोर करना प्रेफर करता है, अपने ट्रेडिशनल स्टोरेज जो उसने खेत पे बनाए होते हैं या अपने घर में बनाए होते हैं। इवन अगर पुराने जमाने में अपने गांव वगैरह में देखा होगा तो घर में एक आंगन होता था, उसी में नीचे बहुत गहरा गड्ढा टाइप करके अच्छे से गोबर से लीपा पोती कर दी जाती थी और उसी में स्टोर किए जाते थे गेहूं, राइट? उस टाइम तो ये सब चीजें थी भी नहीं, अभी भी कई एरियाज में नहीं है। मॉडर्न लेवल पे जब हम बात करते हैं तो बात हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें वेयर हाउसेस बनाने हैं, राइट? हमें फार्म में ही स्लोस बनाने हैं। जैसे हरियाणा में अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ा बनाया, आई थिंक 400 एकड़ समथिंग में स्लोस बनाए हैं वहां पर। ओके। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज बनाने, मोस्ट मोर इम्पोर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन की जा सके, कोल्ड स्टोरेज एटसेट्रा। राइट? तो ये सब हमारा कहलाता है द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, या इस इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमें ऊपर मैंने आपको डेटा दिया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है? तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को अगर हमें अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें ये बनाना काफी जरूरी है। राइट? अगर हम नबार्ड की स्टडी भी माने तो बहुत ज्यादा ज्यादा वेस्टेज होता है। जो ऊपर मैंने आपको डेटा दिया वो नबार्ड का ही है। ठीक है? हमें ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है ये रिड्यूस करने हैं। इनको लाना है 1 to 2% पर, और वो तभी हो पाएगा जब हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। अब इसी में एक सब टॉपिक और प्रिपेयर कर लेते हैं कि आखिर ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं इनके रीजंस क्या हैं। सी रीजंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला रीजन तो आता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्टोरेज का।
राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर आप कंट्रीज देखें, यूएसए, ब्राजील, इवन चाइना, रशिया, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी जो है इनकी, इट इज मोर देन देयर प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना प्रोड्यूस करता है अराउंड 617 एमएमटी। ओके, और उसकी प्रोडक्ट स्टोरेज कैपेसिटी है 660 एमएमटी। अरे बट जबकि पर इंडिया में प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है बट स्टोरेज कैपेसिटी कम रखी गई है। तो उसी को प्रॉपर करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा रीजन हो सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का, कि आपका जो मार्केट है वो दूर है। ठीक है, यानी कि आपका मार्केट डिस्कनेक्ट है। जैसे हरियाणा के फार्मर सबसे अच्छे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के मामले में, क्योंकि दिल्ली में उतनी डिमांड होती है, 1 घंटे में उनका प्रोड्यूस यहाँ तक आ जाता है। बट यही चीज जब हम थोड़े से बैकवर्ड स्टेट्स में जाते हैं, एमपी में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो वहां पर रेडी मार्केट अवेलेबल नहीं होता है, और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। रेडी मार्केट जो एकदम फ्रेश लेना चाहे आपसे, वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। राइट। थर्ड रीजन इसका होता है पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक। ठीक है, ये अटैक कह लीजिए। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पॉलिसीज नहीं होती हैं इनको, इनका कंटेमिनेशन करने की। तो कई बार रखे रखे अगर घर में आपने स्टोर भी किया है ट्रेडिशनल वे में, तो आपके पेस्ट अटैक हो जाएगा, डिजीज अटैक हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड दूसरा रीजन है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पे रहे। किसी भी गवर्नमेंट ने उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरफ किया नहीं स्टोरेज कैपेसिटी में। तो फिर साथ में ये भी देख लेते हैं कि रीजंस तो हमने जान लिए, तो फिर इसको ओवरकम कैसे कर सकें, हाउ टू रिड्यूस दिस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जब आपको रीजंस पता चल जाते हैं, तो फिर उसी से आप ड्राइव कर सकते हो कि इसको हम किस तरीके से करेक्ट करें। तो फर्स्ट रीजन आपके दिमाग में क्या निकल के आना चाहिए यहाँ से, कि हमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसी में आप कोट करेंगे कि गवर्नमेंट ने काफी चीजें की है, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किया 1 लाख करोड़ का। राइट, उसके बाद अब हम लोग जो मेगा स्टोरेज प्लान लेकर आए हैं, मेगा स्टोरेज प्लान अंडर अंडर कॉपरेटिव्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। इसके अलावा हमें प्रॉपर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है, या आप कह लीजिए कि प्रोड्यूसर एंड मार्केट का लिंकेज इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, सिमिलरली सिमिलरली हमें क्वालिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारे प्रोड्यूस की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो रिजेक्ट हो जाती है मार्केट में आकर। ठीक है, तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के केस में, जैसे हम लोग अल्फोंसो मैंगो वगैरह देते हैं, तो यूरोपियन यूनियन, इवन वेस्ट एशियन कंट्रीज भी कई बार उसको रिजेक्ट कर देती हैं कि आपके मैंगोस में ना पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। राइट। इसके अलावा लॉसेस का एक और रीज़न है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पुअर है। ठीक, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया किसान रेल का, जहां पर सारी कोच एकदम रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में होंगी, ताकि वो उन पेरिशेबल्स को फ्रेश रख सकें मार्केट में पहुंचने तक। ओके, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अवॉइड करने के हमने रीजंस जान लिए, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो जान लिया। नेक्स्ट इज इंडिया। अब फूड सिक्योरिटी, देखिए इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि हमारी फोरकास्ट ये है कि बाय 2047 जो हमने गोल रखा है कि 100 साल हो जाएंगे, अमृत काल चल रहा है 2047, वो सब ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.64 बिलियन तक जा सकती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी हमारे पास जरूरी है कि स्टोरेज सिस्टम अच्छा हो हमारा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द सप्लाई चेन कोलैप्स। अब जब कोई डिजीज आ जाती है, जैसे अभी कोविड आ गया था, कोविड-19 आया, डिसरप्ट कर दिया उसने सब कुछ, हमें 80 करोड़ लोगों को देना पड़ा अलग से। पीडीएस में जो 5 किलो मिल रहा था उसके ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपको 5 किलो और देना पड़ा। वो आप क्यों दे पाए, क्योंकि आपने स्टोर कर रखा था। अगर नहीं होता तो, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज करेगी तो ये चीज डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर खरीद नहीं सकता तो उसको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, नो। मार्केट के थ्रू भी अगर कंज्यूमर खरीदना चाहे तो उतना सप्लाई होना तो चाहिए ना। अब जैसे अगर किसी साल सपोज जैसे पंजाब में हीट वेव आ गई थी,
हीट वेव्स आई थी तो पंजाब में वीट का प्रोडक्शन गिर गया था ऑलमोस्ट बाय 20%, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। उसी तरीके से इस बार नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स आए तो उससे हमारा काफी सारा जो एरिया था वो सबमर्ज हो गया था, तो उसमें भी प्रोडक्शन की कमी देखने को मिली। तो ये जो सप्लाई चेन है हमारी वो कोलैप्स ना कर जाए किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, या सपोज कीजिए कहीं पे कोई वॉर हो गई, और वॉर में मैंने आपको पहले ही बताया वर्ल्ड वॉर 2 1 में भी यही होता था कि एक आर्मी सरेंडर नहीं करेगी, लेकिन उसकी कंट्री सरेंडर कर देगी अगर उसका फूड सिस्टम कोलैप्स कर गया तो। है? तो हमेशा कोशिश की जाती है कि जल्दी से जो अनाज भंडार होते हैं देशों के, उस पे अटैक करने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी देश में भुखमरी फैलना शुरू हो गई तो वो फाइट नहीं कर पाएगा फिर ज्यादा लंबा। ओके, तो इस तरीके से इन सब ऐसे कुछ इश्यूज आ जाएं, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए अपनी। और इसके अलावा अगर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होगी तो फार्मर को डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी। उसको अगर ये लगता है कि मेरे ये टोमेटो हैं, मेरे आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो मैं इन टोमेटो ओनियन इनको कितने दिन स्टोर कर पाऊंगा, कुछ हफ्ते। ठीक है, तो फिर अगर इस वक्त ओनियन टोमेटो की प्राइसेस कम है मार्केट में, तो मुझे मजबूरी में सेल करना पड़ेगा उनको, क्योंकि मेरे आसपास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर मेरे आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज होता, रेफ्रिजरेटेड होता सब कुछ अच्छे से, तो मैं वहां स्टोर कर लेता और फिर उसको जब तक स्टोर रहने देता जब तक कि मार्केट में प्राइसेस थोड़े बढ़ ना जाए। राइट, अभी शायद आई थिंक प्रेजेंट में आलू आपको 10 रुपीज केजी के आसपास मिल रहा है, ओनियन का भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो फिर ऐसी डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए जरूरी है कि हमारे पास वो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर फार्मर को मजबूरी में सेल करना ही पड़ेगा। फिर अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे तो वैसी बात है कि इनको हैंडल करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत भी पड़ेगी, तो रूरल में हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और वो रूरल अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस होगा, वो सब चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए कि जैसे अडानी ग्रुप ने हरियाणा में बनाए बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, अब मुझे अगर सप्लाई करना है इसको मणिपुर में कि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी? फिर वहां पे आप कैसे वो उसको जनता खरीद पाएगी, महंगा हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सस्ता प्रोवाइड करेगी भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी ना, तो गवर्नमेंट के डेफिसिट बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये जो स्टोरेज वगैरह बनाएं ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज वे में बनाएं। राइट, डिसेंट्रलाइज, ये नहीं कि हरियाणा में इतने बड़े बड़े शैल बना लिए तो यहीं लाके स्टोर कीजिए, नो, आप वहीं असम में बना लीजिए, आप वहीं मिजोरम में बना लीजिए ताकि वहीं से सप्लाई किया जा सके। राइट, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस करने में हमें मदद मिलेगी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टेट में बना रखा है, पंजाब हरियाणा में ही बना रखा है, नो, हमें छत्तीसगढ़ में ही बनाना चाहिए, हमें तेलंगाना में ही बनाना चाहिए, हमें तमिलनाडु में ही बनाना चाहिए। राइट, उड़ीसा बंगाल सब जगह बनाने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा वहीं की वहीं प्रोक्योरमेंट की जाएगी, तो वहां प्रोक्योरमेंट करते टाइम भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी, और फिर जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी। ओके, और फिर अल्टीमेटली फार्मर की इनकम बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि वो स्टोर कर सकता है, वो वेट कर सकता है कि जब मार्केट में प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे तब मैं इसको सेल करूंगा, मुझे कोई डिस्ट्रेस सेल करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, फिर इसमें गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं आपको कई सारे बता सकता था, बट अगेन मैं आपसे कहूंगा कि अपने ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, वो तो आप जितना चाहोगे उतना, वो एक्सपर्ट मत बनना किसी टॉपिक में। ठीक है, आपको यूपीएससी देना है, यहाँ एक क्वेश्चन लिखोगे 150 वर्ड का, अगला एक नया क्वेश्चन मिलेगा एकदम नई थीम पे, एक नए टॉपिक से, तो वो जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ता है ना मेंस एग्जाम हॉल में। उसके लिए जरूरी है कि आप कंटेंट इतना लिमिटेड रखिए जो आपको बहुत अच्छे से याद रह सके। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ही यहाँ पर आपके साथ मेंशन किए। फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन। राइट, यहाँ पे हमारा फोकस मेनली रहेगा कोल्ड स्टोरेज पर, और हमने इसके अंडर में क्रिएट भी किए ऑलमोस्ट 8.3 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी। राइट, कोल्ड स्टोरेज के लिए जरूरी है कि जो हमारे टॉप्स टाइप की चीजें हैं, टोमेटो ओनियन पोटैटो इस तरह की, या हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको फ्रेश रखने में मदद करते हैं हमारे ये कोल्ड चेन स्टोरेज। राइट, क्योंकि अगर हम फ्रेश रख पाएंगे तभी जाकर उसमें वैल्यू एडिशन हो पाएगा, कि बाद में ये दे दी जाएंगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और वो इसमें और वैल्यू एडिशन करेंगी, और फिर इससे फार्मर एक बेटर प्राइस रियलाइज कर सकता है। देन कम्स दी एफसीआई स्कीम, इसके अंडर में काफी कुछ चलता है, जैसे ये चलाता है आपके वेयर हाउसेस बनाता है, या अगर जैसे आप प्राइवेट लोग हो, आपने अपने फार्म पे वेयर हाउस बना लिए, ठीक है, उसके बाद एफसीआई उसमें कहेगा कि हम लोग जो प्रोक्योर कर रहे हैं उसको आप अपने यहाँ पर स्टोर कीजिए,
फार्मर से परचेज कीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई और स्टोर रखिए उसको, और बदले में जो एफसीआई होता है वो आपको पैसे इसके देता रहता है, ठीक? तो वेयर हाउसेज इस वक्त विलेज एरियाज में काफी प्रमोट किए जा रहे हैं। हमारे इधर भी विलेज एरियाज में काफी लोगों ने वेयर हाउसेज बनाए, उसमें फार्मर अपना प्रोड्यूस स्टोर करता है, साथ में वो एक रिसीट दे देता है फार्मर को कि इस रिसीट से जाकर आप सोसाइटी से या कोऑपरेटिव से जाकर अपना लोन ले लीजिए, और जब आपका ये बिकेगा तब आप अपने पैसे ले लीजिएगा, राइट। लेकिन इस बार पता है हमारे इधर जो देखा गया, एटलीस्ट मैं अपना से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि ये वेयर हाउसेज ना साल की 6 से 8 महीने तक इसमें अनाज रखा रहता था। यानी कि फार्मर की, जिसने ये वेयर हाउस बनाया, उसकी एक इनकम होती रहती थी, एफसीआई उसको पैसे देता रहता था। बट इस साल क्या हुआ, विद इन 2 मंथ्स ही सारा प्रोड्यूस ले लिया, ट्रेनों में भरा और पहुंचा दिया गया हरियाणा। आप समझ गए कहां पर स्टोर होने के लिए। ओके, तो ये एक तरीका है। अब क्या होगा, जो सरकार से पैसा, एफसीआई से जो पैसा फार्मर्स, इन छोटे छोटे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था, जिन्होंने एक वेयर हाउस बना रखा है, 2 वेयर हाउस बना रखा है, वो वहां नहीं जाएगा। वो चला गया एक मल्टीनेशनल कंपनी को, एक अडानी ग्रुप को, जिसने वहां पर 400 एकड़ में बड़े बड़े शैल बना रखे हैं। तो ये इस तरीके से भी प्रमोट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वो पैसा जो कई छोटे छोटे किसानों को जाना था, जिन्होंने वेयर हाउसेज बनाए थे वहां पर, उनको नहीं गया, वहां से उठा लिया गया पूरा अनाज और दे दिया गया एक बड़े ग्रुप को, जिसने ऑलरेडी बहुत बड़े शैल बना रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है वेयर हाउसेज का कंसेप्ट, तो याद रखिए कि वेयर हाउसेज में जो भी अनाज स्टोर करती है, ठीक है, जो एक वेयर हाउस है किसी इंडिविजुअल ने बनाया, ठीक है, तो वहां पर किसान आएगा, अपना अनाज बेचेगा, स्टोर करेगा, ठीक है? और अभी उसने सिर्फ ये स्टोर करा है, बट ये जो इंडिविजुअल स्टोर कर रहा है, ये किसके बिहाफ में कर रहा है, एफसीआई के, ताकि एफसीआई को खुद के गोडाउन ना बनाने पड़े, ठीक है, उस या कम है उसके पास, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के गोडाउन में रखवा देता है किसान का अनाज, और बदले में उस प्राइवेट इंडिविजुअल को मंथली पैसे देता है कि आपने मेरे बिहाफ में स्टोर किया ना, तो ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो ये होगा जो अडानी ग्रुप को एक फायदा होगा कि उसने बना दिए। अब सरकार से, यानी कि गवर्नमेंट से ही पैसा कहाँ जा रहा है, एक प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, जबकि वो जाना चाहिए था छोटे छोटे प्राइवेट इंडिविजुअल फार्मर्स को, जिन्होंने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने फार्म लैंड पर वेयर हाउसेज बनाए थे। ओके, तो अभी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो करीब करीब 2000 वेयर हाउसेज हैं, ये 2000 वेयर हाउसेज। तो अब जो गवर्नमेंट लेकर आई है कि हम कॉपरेटिव्स के अंडर में बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंडर में बनाया जाए। कॉपरेटिव्स यानी कि वो छोटे छोटे फार्मर्स ही उनके ओनर होते हैं। ओके, देन कम्स, ये आया अब हमारा वर्ल्ड का मेगा फूड स्टोरेज प्लान, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये बनाएंगे कहां पर, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेवल पर, पैक्स के लेवल पर, ठीक है, यानी कि हम डिसेंट्रलाइज गोडाउन बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपरेटिव की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा कॉपरेटिव है हमारे यहाँ, राइट, 1,07,000 समथिंग, मैंने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था आज और कल आपके साथ इसके, ठीक है। तो ये कॉपरेटिव्स के अंडर में बनाएंगे तो एटलीस्ट डिसेंट्रलाइज रहेगी। ये नहीं कि सब स्टोर करके रख दिया हरियाणा में, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम अलग अलग स्टेट पहुंचाने के लिए फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अगर, नो, डिसेंट्रलाइज होंगी। कॉपरेटिव सोसाइटीज हर जगह है, राइट, काफी सारी हैं, तो उन सबके अंडर में गोडाउंस बनाए जाएंगे ताकि वो स्टोर कर सकें इसको, और फिर वहीं पर जब बीपीएल पीडीएस के अंडर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहीं से लेके वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, राइट। गोडाउंस बनाए जाएंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि वैल्यू एडिशन हो सके उसमें। प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी, फेयर प्राइस शॉप बनाई जाएंगी जहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर अंडर पीडीएस। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं बनाया गया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उन्हीं में जो पैसा दिया जाता है उसी को एक जगह पर कंसोलिडेट करके यूज किया जाएगा। क्लियर। पैक्स यही कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनके अंडर में बनाया जाएगा, अराउंड 1 लाख 1.07 लाख एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं हमारे पास, ठीक है, क्रेडिट सोसाइटीज, और करीब 13 करोड़ फार्मर्स को कवर करती हैं ये। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड किया जाएगा इसके लिए, ये नाबार्ड प्रोवाइड करेगा कि आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद कीजिए। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसेज वगैरह बनाएं तो इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा 1961 का, उसके अंडर में आपको काफ़ी सारे डिडक्शन भी दिए जाएं, ठीक है। जैसे आपको, अगर आप वेयर हाउस बनाते हो तो आपको डिडक्शन दिया जाता है अप टू 150% ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। जैसे कोल्ड स्टोरेज आपने बनाया उस पर, तो आपको इतना सारा बेनिफिट दिया जाएगा। वेयर हाउसेज में भी आपको अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है।
ठीक है, फार्मर को कि अगर आप वेयर हाउस कर रहे हो तो 50% आप बना लो, 50% गवर्नमेंट से सब्सिडी करवा लेना, राइट। और कोल्ड स्टोरेज में एक और बेनिफिट ये मिलता है कि आपको सर्विस टैक्स, वो तो खैर अब चला गया, ठीक है, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। आगे चलते हैं कि आखिर फिर इसमें चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है जस्ट 166 एमएमटी, राइट। जबकि अगर हम अपना सॉरी 166 एमएमटी की शॉर्टेज है, जबकि अगर हम अपना टोटल प्रोडक्शन देखें सभी चीज का, तो हमारा प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 311 एमएमटी, राइट। तो इतनी कैपेसिटी अभी और बढ़ानी है हमें। अभी हमारी कैपेसिटी जस्ट 145 एमएमटी है, ओके। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगेन ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही है, ऐसे कोई हम मन से नहीं दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही डेटा है कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। इतना डेफिसिट है अभी हमारे में, ओके। दूसरा कि अगर गवर्नमेंट बना भी ले तो अभी भी मतलब खैर ठीक है, अभी तक आपने बनाया नहीं है ज्यादा, शायद इसलिए फार्मर इतना ज्यादा ट्रेडिशनल स्टोरेज ही प्रेफर कर रहा है अभी तक। 60 to 70% स्टोरेज जो हो रहा है अभी भी ग्रेन्स का स्पेशली, वो फार्मर अपने ट्रेडिशनल वे में ही करना पसंद कर रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली वी नो कि ये ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं रख सकते, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर अल्टीमेटली वो कुछ दिन करेगा, 1 महीने करेगा, 2 महीने करेगा, उसके बाद फिर उसको सेल करना ही पड़ता है, मजबूरी है, वरना वो खराब हो जाएगा गेहूं रखे रखे। पैक्स सोसाइटी के अंडर में आप बना तो रहे हो, बट ये जो पैक्स और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं ये थोड़ी सी इनएफिशिएंट हैं, काफी इनमें करप्शन का भी काफी देखा जाता है, ठीक। जैसे 1 लाख से ज्यादा हैं तो उसमें से हार्डली 63,000 ही ऑपरेशनल हैं, बाकी सब सिर्फ नाम की हैं, राइट। यही हैं जो प्रॉपर ऑपरेट कर रही हैं। और इसमें से भी आई थिंक देयर आर ओनली 45,000 कॉपरेटिव्स जो थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रही हैं, अदरवाइज ये सब लॉस में चल रही हैं, ठीक है। तो इनमें इनएफिशिएंसी काफी है। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए हमें जरूरत है कि यहाँ पर स्किल्स वगैरह दी जाए पहले तो इन लोगों को, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है, तो ये तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा फंड भी देगी। इसके अलावा काफी सारे इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे प्राइवेट प्राइवेट लोगों को, ताकि वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएं, राइट। इसके अलावा फिर अब हमें और कुछ क्या करने चाहिए, और फर्दर स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर ही मैंने एम्फेसाइज किया कि डिसेंट्रलाइज लोकल स्टोरेज बनाने की जरूरत है। सिर्फ बड़े बड़े बना देना 400 एकड़ में हरियाणा में, उससे नहीं होगा, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगी। और फिर एक ही जगह पर आप बना रहे हो, अगर कोई कैलेमिटी आ गई या सपोज कई बार फायर लग जाती है, कितना नुकसान होगा उसमें, क्योंकि उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे कितना प्रेशर आएगा। या इन केस ऑफ वॉर और कन्फ्लिक्ट, आजकल क्या है कि टेररिस्ट तक अटैक कहाँ करते हैं, वो आपके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, मेट्रोस, ये इस तरह की चीजों पे करते हैं। बट जिस दिन मन हुआ उनका कि चलिए इस देश की फूड सिक्योरिटी पे अटैक करते हैं ताकि भुखमरी फैले, और फिर भुखमरी में इंसान आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वो सब अपने आप शुरू हो जाता है, राइट। तो ऐसे सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं बनाने, हमें डिसेंट्रलाइज लोकल स्टोरेज बनाने। उससे फायदा ये भी होगा कि वेस्टेज और कम होगा, या हमारे आसपास ही स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी तो हम घर में स्टोर करने की बजाय वहां पर स्टोर करना पसंद करेंगे। ये हमारी फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, ये फार्मर के डिस्ट्रेस सेल को रोकेगा। अब अगर फार्मर से आप कहो कि आप अपना ट्रेडिशनल वे में स्टोर मत करो, वहां ले जाओ, अगर वो चीज उसके घर से, उसके खेत से 20-25 किलोमीटर दूर है तो वो नहीं करेगा, वो सोचेगा घर में ही ठीक है, राइट। तो हमें डिसेंट्रलाइज इसको एम्फेसाइज करना है। तो गवर्नमेंट ने जो कहा है कि हम कॉपरेटिव्स के अंडर में बनाएंगे स्टोरेज कैपेसिटी, वो सही स्टेप है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट यानी वो सब कुछ आ जाएगा उसमें, उसमें आपके वेयर हाउसेज आ जाएंगे, आपके कोल्ड स्टोरेज आ जाएंगे, कोल्ड चेन आ जाएंगी, लॉजिस्टिक्स आ जाएंगे, राइट। और फिर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन एडिशन, और वो सारी बातें आ जाएंगी। उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है हमें, क्योंकि सिर्फ स्टोरेज ही नहीं करना है हमें, हमें आगे उसको प्रोसेसिंग वगैरह भी करनी है। फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, जो भी हमने बना रखा है ऑलमोस्ट, जो हमने ऊपर देखा कितना है 145 एमएमटी। तो हमें इसको भी और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। एंड सबसे जरूरी है कि हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर्स को इंक्लूड करें, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश है, मीट है, ठीक है, मिल्क है,
इन सबको भी स्टोर करें कि हमें इनके स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। मिल्क हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं करते अच्छे से। नेस्ले जैसा ब्रांड नहीं बना पाए। दो अमूल, अगर आप नेदरलैंड में देखेंगे तो अमूल अच्छा खासा फेमस ब्रांड है नेदरलैंड का, बट उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया अमूल को जितना कि वर्ल्ड ने नेस्ले जैसे ब्रांड को एक्सेप्ट किया है। ये इसके अलावा सिर्फ गवर्नमेंट अकेले ही ना करे, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्लूड करे, साथ में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पर भी फोकस करे। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक कि मल्टीपल फार्मर्स, काफी सारे फार्मर आते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी खुद की एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी रजिस्टर करते हैं, राइट, और फिर वो डायरेक्ट डील करती है जो भी बायर होता है उसके साथ। ऑलराइट, उसके अलावा फिर ट्रेनिंग वगैरह, स्किल्स वगैरह देनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका मेंटेनेंस भी इतना आसान नहीं होता है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह का जो मेंटेनेंस है वो उतना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए आपको लोगों को वहां पर स्किल्स देना, ट्रेनिंग देना, ये सब करने की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये फूड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, और उसके साथ ही आप वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमने लेक्चर पहले किया था 450 प्लस में, उसके साथ इसको एडिशन करके ही पढ़ना। ओके, ये क्वेश्चन जो भी आएगा वो कुल मिला के इसी तरीके से आएगा कि फार्मर की इनकम बढ़ानी है हमें, या फार्मर में जो डिस्ट्रेस है उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसमें सारी चीजें आपको एक साथ कंसोलिडेट करनी होंगी। स्टोरेज इंप्रूव करेंगे, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे, तब जाकर वो डिस्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा फार्मिंग में। Okay, so that's it for this session. I hope you enjoyed the session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.